जय हिंद, नमस्कार फ्रेंड्स। ज्योति क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, स्टडी अपनी कंटिन्यू कर रहे होंगे। चलते हैं हमारी आज की मॉर्निंग की क्लास की तरफ। सभी को सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। देखते हैं आज के दिन क्या है कुछ खास। तो फ्रेंड्स, आज है हमारा 18 अप्रैल यानी कि 18 अप्रैल। 18 अप्रैल की हिस्ट्री हम एक बार देख लेते हैं कि आज के दिन क्या है कुछ खास। तो फ्रेंड्स, आज के दिन को विश्व धरोहर दिवस, इट मीन्स वर्ल्ड हेरिटेज डे के रूप में मनाया जाता है। इसे अंतर्राष्ट्रीय स्मारक एवं स्थल दिवस भी कहा जाता है। इस दिन को मनाने का जो हमारा उद्देश्य है, मानव सभ्यता से जुड़े ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थलों के संरक्षण के प्रति जागरूकता को बढ़ाना है। तो ये तो हमने जाना आज के बारे में कि आज 18 अप्रैल को क्या है कुछ खास। आज क्या कुछ खास है, हमने क्या देखा। आज 18 अप्रैल को विश्व धरोहर दिवस यानी कि वर्ल्ड हेरिटेज डे के रूप में मनाया जाता है। अब चलते हैं हमारी होम साइंस की क्लास की तरफ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम कर रहे हैं हमारी होम साइंस की सीरीज, जिसमें हम कर रहे हैं फ्रेंड्स क्लास 6 से 12 तक की पढ़ाई, जो कि हमारी कंटिन्यू चल रही है। और इसमें अभी तक हमने हमारा क्लास 6 से 9 कंप्लीट कर लिया गया। हम आगे हमारे क्लास 10 में। आई होप आपने हमारी इन सारी क्लासेस को देखी होगी। नहीं देखा है तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ से आप वीडियो वॉच आउट करके अपने सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि हमने हर एक टॉपिक को बहुत ही डिटेल में पढ़ा है। और इतने डिटेल में पढ़ने का फ्रेंड्स हमारा एक ही उद्देश्य है कि एक बार आप हमारी सीरीज़ को देखिए, समझिए, ताकि होम साइंस से रिलेटेड कोई भी डाउट आपके माइंड में ना रह जाए। चाहे आप किसी भी क्लास के लर्नर से किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी भी फील्ड में होम साइंस से अपना करियर देख रहे हैं, सभी के लिए सीरीज़ काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। तो प्लीज़ अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य प्रेस कीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को, जो भी क्लास आप देखते हैं, उनको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि वो भी हमारे साथ जुड़ के हमारे इस सीरीज़ का लाभ प्राप्त कर सके। और अपनी राय भी फ्रेंड्स हमें अवश्य दिया करिए, क्योंकि आपकी हर एक राय हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है। तो ये तो हमने कुछ बातें की किसके बारे में, आज के दिन के बारे में हमने जाना, और अपनी सीरीज़ के बारे में थोड़ी बहुत बातें हमने की कि हम ये सीरीज़ क्यों कर रहे हैं, इसका उद्देश्य क्या है। अब चलते हैं हमारी क्लास की तरफ कि आज हम पढ़ने क्या वाले हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने प्रीवियस क्लास में संक्रामक रोग, जो हमारा क्लास 10th का चैप्टर 10 है, वो स्टार्ट किया था, जिसमें हमने कुछ संक्रामक रोग देखे थे। और आज की क्लास में हम करेंगे तपेदिक या राज्यक्षमा अथवा क्षय रोग, जिसको बोलते हैं, इसके बारे में आज हम स्टार्ट करेंगे। बट इसको स्टार्ट करने से पहले वो कौन से संक्रामक रोग थे जिसके बारे में हमने प्रीवियस क्लास में देखा था, देख लेते हैं। तो संक्रामक रोग के बारे में हमने देखा था, उसका अर्थ देखा था, संक्रामक रोगों के सामान्य लक्षण देखे थे, संक्रामक रोगों की रोकथाम आप किस तरीके से कर सकते हैं उनके बारे में हमने देखा था। ये देखिए कुछ पॉइंट्स, इनको अपना करके आप संक्रामक रोगों की रोकथाम कर सकते हैं। और इन्हीं से रिलेटेड हमने कुछ जो है क्वेश्चंस भी आपको एज अ होमवर्क के रूप में दिया था। आई होप आपने इन क्वेश्चन को सॉल्व किया होगा। और फिर हमने संक्रामक रूप में जो हमारा पहला रोग देखा था वो क्या था, चेचक या बड़ी माता। इस रोग के कारण एवं संक्रमण देखे थे। रोग के प्रमुख लक्षण क्या है, चेचक या बड़ी माता फैलता किसके द्वारा है, उसको भी हमने देखा था। इसका उद्भवन काल भी हमने देखा था। फिर जो दूसरा हमने देखा था चिकन पॉक्स या छोटी माता देखा था, इसका उद्भवन काल देखा था। ये कौन से रोग जीवाणु से फैलता है वो भी हमने देखा था, और इसका उद्भवन काल कितना होता है देखा था। रोग के प्रमुख लक्षण, रोग के उपचार एवं बचाव देखे थे। तीसरा रोग हमने खसरा रोग का उद्भवन काल, ये फैलता किस वायरस से है, तो डर्मोट्रॉपिक वायरस द्वारा ये फैलता है। इस रोग के लक्षण क्या है, इस रोग से आप किस तरह से बचाव कर सकते हैं, हम इसका उपचार कर सकते हैं, इन सभी के बारे में फ्रेंड्स हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था। तो आई होप आपका एक बार रिवीजन हो गया होगा कि हमने प्रीवियस क्लास में क्या पढ़ा था। अब चलते हैं हमारी आज की क्लास की तरफ। जो हमारा दूसरा संक्रामक रोग है क्या है, तपेदिक या राज्यक्षमा अथवा जिसको हम क्षय रोग कहते हैं, वो हम देख लेते हैं। तपेदिक एक अत्यंत गंभीर एवं घातक संक्रामक रोग है। यह रोग धीरे धीरे वृद्धि करता है, यानी कि धीरे धीरे फैलता है। इस रोग में मनुष्य का शरीर धीरे धीरे क्षय हो जाता है, यानी कि इसका नाम ही है, यानी कि शरीर कमजोर हो जाता है और अंत में मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। नवजात शिशु को सर्वप्रथम तपेदिक रोग से बचाव का टीका दिया जाता है। टीबी को 2 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। नंबर 1 फुसफुसीय तथा अफुफ्फुसीय। ध्यान दीजिएगा, जो टीबी है, क्षय रोग है, इसको 2 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। पहला है फुफ्फुसीय तथा दूसरा है अफुफ्फुसीय। रोग के फेफड़ों को जब टीबी के कीटाणु प्रभावित करते हैं तो इसे
फुफ्फुसीय टीबी तथा जब कीटाणु अन्य अंगों को प्रभावित करते हैं तो इसे अफुफ्फुसीय टीबी कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, ये क्षय रोग यानी कि जो टीबी है, ये इसके जो है दो तरह में इसका विभाजन किया जाता है, एक फुफ्फुसीय अथवा अफुफ्फुसीय। फुफ्फुसीय टीबी कब होती है? जब टीबी के जो कीटाणु होते हैं वो क्या करते हैं, फेफड़ों को प्रभावित करते हैं तो उसको फुफ्फुसीय टीबी कहते हैं, तथा जब कीटाणु अन्य अंगों को प्रभावित करते हैं तो उसे अफुफ्फुसीय टीबी कहा जाता है। आयो, फुफ्फुसीय टीबी और अफुफ्फुसीय टीबी में आपको डिफरेंस पता लग गया होगा। अब टीबी का उद्भवन काल देख लेते हैं। व्यक्ति के शरीर में इस रोग का संक्रमण बाल्यकाल में ही होता है, यानी कि इसका उद्भवन काल बाल्यकाल में ही हो जाता है। जब श्वास के माध्यम से इस रोग के रोगाणु शरीर में पहुंचते हैं तो इसे प्राथमिक संक्रमण कहा जाता है। शरीर में पहुंचकर यह रोगाणु धीरे धीरे अपना प्रभाव फैलाते हैं। रोग के कारण एवं संक्रमण। तपेदिक एक जीवाणु द्वारा फैलने वाला रोग है। ध्यान दीजिएगा, जो तपेदिक यानी कि जो टीबी है, किसके द्वारा फैलने वाला रोग है? जीवाणु द्वारा फैलने वाला रोग है, जिसका क्या नाम है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ध्यान दीजिएगा, तपेदिक रोग फैलाने वाले जीवाणु का क्या नाम है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। यह गंदगी, नमी तथा अंधेरे स्थानों पर अधिक पनपता है। टीबी के जीवाणु की खोज सन 1882 में सर्वप्रथम रॉबर्ट कोच द्वारा की गई थी। यह जीवाणु दो प्रकार का होता है। ध्यान दीजिएगा, जो टीबी का जो जीवाणु है, इसकी सर्वप्रथम खोज किसके द्वारा की गई थी? तो रॉबर्ट कोच द्वारा की गई थी। कब की गई थी? तो 1882 में की गई थी। और यह जीवाणु कौन सा जीवाणु? माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। जो ये जीवाणु दो प्रकार का होता है, एक मानवीय यानी कि मनुष्य को प्रभावित करने वाला तथा पार्श्विक यानी कि पशुओं को भी प्रभावित करने वाला। ध्यान दीजिएगा, जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है, ये दो प्रकार का होता है। जो एक तो जो मनुष्य को प्रभावित करता है, दूसरा जो पशुओं को प्रभावित करता है। मक्खियों के द्वारा भी यह जीवाणु स्वच्छ भोजन को संक्रमित कर मनुष्य के शरीर में प्रवेश कर जाता है। इस रोग से संक्रमित व्यक्ति के जूठे बर्तन, वस्त्र आदि के प्रयोग से भी यह रोग फैल जाता है। निम्नलिखित परिस्थितियां इस रोग को उत्पन्न करने में सहायक होती। नंबर 1, रोगी के खांसने, छींकने, बोलने तथा उसके बलगम के साथ रोगाणु लगभग 3 फुट की दूरी तक किसी व्यक्ति को संक्रमित कर सकते हैं। नंबर 2 है श्वास संबंधी अन्य रोगों जैसे फ्लू, निमोनिया, जुकाम, खांसी आदि से शरीर दुर्बल हो जाता है। दुर्बल व्यक्ति को ये जीवाणु शीघ्र प्रभावित करता है। नंबर 3, क्षमता से अधिक श्रम, शारीरिक व मानसिक यानी कि अपनी आवश्यकता से अधिक श्रम यानी कि आपकी जो शारीरिक क्षमता है उससे अधिक श्रम, चाहे वो शारीरिक हो चाहे मानसिक, वो भी टीबी रोग से ग्रसित होने का कारण बन सकता है। नंबर 4 है मानसिक रूप से अस्वस्थ तथा मादक पदार्थों का सेवन करने वाली व्यक्ति इस रोग से ग्रसित हो जाते हैं। नंबर 5, रोगग्रस्त गाय के दूध के सेवन से भी व्यक्ति इस रोग से ग्रसित हो जाता है। नंबर 6 है क्षय रोग की संभावना मधुमेह पीड़ित व HIV रोगी में अधिक होती है। जो क्षय यानी जिसको हम टीबी बोलते हैं, इस रोग की संभावना होने की कौन से रोगों में होती है? जिसको मधुमेह होता है उन लोगों के शरीर में इसकी होने की संभावना अत्यधिक होती है। अब देख लेते हैं क्षय रोग के प्रमुख लक्षण क्या है। रोग के प्रारंभ में इसके लक्षण स्पष्ट नहीं होते। यह जब पूर्ण रूप से शरीर को प्रभावित कर देता है तो इसके निम्न लक्षण दिखाई देते हैं। नंबर 1 है प्रारंभ में हल्का ज्वर व खांसी रहती है, यानी कि जिसको क्षय रोग, जिसको हम टीबी बोलते हैं, बहुत सारे नामों से जानते हैं। तो इसका प्रमुख लक्षण पहला क्या दिखाई देता है कि हल्का ज्वर एवं खांसी होती है। दूसरा पॉइंट है धीरे धीरे व्यक्ति की भूख भी कम हो जाती तथा वह कमजोर होने लगता है। नंबर 3 है इस रोग से पीड़ित व्यक्ति को थकान शीघ्र ही महसूस होने लगती है। नंबर 4 रोगी के शरीर में रक्त का अभाव हो जाता है जिससे उसकी त्वचा का रंग पीला पड़ने लगता है। नंबर 5 पॉइंट है टीबी के जीवाणु फेफड़ों को खाकर छलनी कर देते हैं जिस कारण रोगी को अधिक पीड़ा होती है। इस स्थिति में रोगी को कफ तथा रक्त आना प्रारंभ हो जाता है। पॉइंट 6 है तत्पश्चात तीव्रता से मुंह से खून के थक्के निकलने लगते हैं। इस स्थिति में रोगी अत्यंत गंभीर हो जाता है। तो ये जितने भी हमने पॉइंट्स पढ़े किसके बारे में, जब किसी को क्षय रोग अथवा टीबी हो जाता है तो उसमें कौन से लक्षण प्रतीत होते हैं वो हमने देखा। अब देख लेते हैं क्षय रोग के उपचार एवं बचाव किस तरीके से हम कर सकते हैं वो देख लेते हैं। तो निर्धारित अवधि तक नियमित रूप से औषधियों का सेवन करने से इस रोग का पूर्ण एवं सफल उपचार संभव है। यानी कि जो क्षय यानी कि जो हमारा टीबी रोग है इसका उपचार संभव है। क्षय रोग से पीड़ित व्यक्ति के लिए निम्न
वह सावधानियां आवश्यक है। नंबर 1 है, इस रोग से बचने के लिए बच्चों को जन्म के 5 माह पूर्व ही BCG का टीका अवश्य लगवाना चाहिए। यानी कि जब बच्चा पैदा ना हुआ हो तो उसके 5 महीने के बच्चे पेट में ही हो तो भी क्या करना चाहिए, उसका BCG का टीका अवश्य लगवाना चाहिए तथा प्रत्येक 3 वर्ष बाद भी टीका लगवाते रहना उत्तम है। ध्यान दीजिएगा, जो ये 6 रोग है ना, बच्चों को जन्म के 5 माह पूर्व BCG का टीका अवश्य लगवाना चाहिए तब प्रत्येक 3 वर्ष बाद भी टीका लगवाते रहना उत्तम माना जाता है। पॉइंट 2 है, अनुभवी एवं योग्य चिकित्सक से सलाह लेनी चाहिए तथा उसके अनुसार समस्त औषधियां अवश्य ग्रहण करनी चाहिए। इस रोग का उपचार लंबे समय तक चलता है अतः निश्चित अवधि से पूर्व दवा लेना बंद नहीं करना चाहिए। पॉइंट 3 है, रोगी को खुले एवं हवादार कमरे में रखना चाहिए तथा साफ सफाई का विशेष ध्यान भी रखना चाहिए। थूक बलगम के लिए निसंक्रामक विलयन से भरे हुए बर्तन का प्रयोग करना चाहिए। नंबर 4, रोगी के संपर्क से बचना चाहिए तथा रोगी के थूक, कपड़े, बर्तन, बिस्तर आदि से दूर रहना चाहिए। पॉइंट 5 कहता है, रोगी को खटाई, मिर्च व तेल का परहेज रखना चाहिए। तो ये तो हमने कुछ पॉइंट्स देख लिए किसके बारे में, कि 6 रोग से कैसे उपचार एवं उससे बचाव कर सकते हैं। ये हमने देखा 6 रोग के बारे में। अब देख लेते काली खांसी या कुकर खांसी, जो हमारा दूसरा संक्रामक रोग है, उसके बारे में। तो काली खांसी मुख्य रूप से 2 से 5 वर्ष तक की आयु के बच्चों में होने वाला संक्रामक रोग है। जो काली खांसी है, जिसको कुकर खांसी कहते हैं ना, ये ज़्यादातर 2 से 5 वर्ष तक के बच्चों की उम्र में ही बच्चों को होता है। खसरा रोग होने के बाद असावधानी रखने के प्रायः यह रोग उत्पन्न होता है। इस रोग से बच्चों का सामान्य विकास प्रभावित होता है। इसका उद्भवन काल देख लेते हैं। काली खांसी का उद्भवन काल 12 से 15 दिन का होता है। रोग के कारण एवं संक्रमण, यह जीवाणु द्वारा फैलने वाला रोग है जिसका नाम हीमोफिल्स परटुसिस बैसिलस है। ध्यान दीजिएगा, जो काली खांसी है, कुकर खांसी, किसके द्वारा फैलने वाला रोग है, तो जीवाणुओं द्वारा ये रोग फैलता है। और जीवाणु का नाम क्या है, हीमोफिल्स परटुसिस बैसिलस जीवाणु है जो काली खांसी, कुकर खांसी फैलाता है। यह रोगी के श्वास के माध्यम से फैलता है। इसका संक्रमण बातचीत करने अथवा खांसने व छींकने से वायु में उपस्थित जीवाणुओं के स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में पहुंचने से होता है, जिससे स्वस्थ व्यक्ति भी रोगग्रस्त हो जाता है। अब इस रोग के प्रमुख लक्षण देख लेते हैं, कुकर खांसी और काली खांसी के। इस रोग के लक्षण में नंबर 1 आ जाएगा, बच्चों को समय समय पर खांसी के दौरे पड़ते हैं। एक दिन में लगभग 5 से 20 बार तक खांसी होती है। नंबर 2, खांसी के दौरान उल्टी होती है। नंबर 3, खांसते खांसते चेहरा लाल हो जाता है। नंबर 4, इस रोग से रोगी के फेफड़े प्रभावित होते हैं। नंबर 5, कभी कभी ज्वर भी हो जाता है, बेचैनी होती है तथा आंखों से पानी आने लगता है। अब इस रोग के उपचार एवं बचाव देख लेते हैं। तो इस रोग के उपचार एवं बचाव के लिए निम्नलिखित उपाय किए जाने चाहिए। नंबर 1 है, बच्चों को रोगग्रस्त व्यक्ति से पृथक रखना चाहिए। नंबर 2, अन्य बच्चों को भी इस रोग से बचाव के लिए टीकाकरण कराना चाहिए। नंबर 3, रोगी को विश्राम एवं पर्याप्त मात्रा में नींद लेनी चाहिए। नंबर 4, रोगी के थूक व प्रयोग किए गए वस्त्रों, खिलौनों एवं स्थान को निसंक्रामक अवयवों से साफ कर देना चाहिए। नंबर 5, अनुभवी चिकित्सक के परामर्श से उपचार किया जाना चाहिए। तो ये हमने कुछ पॉइंट्स देखे किसके बारे में, कि जिसको भी काली खांसी या कुकर खांसी हो गई हो तो किस तरह से उसका उपचार एवं बचाव किया जा सकता है। अब इन्हीं से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखते हैं। नंबर 1 है, तपेदिक रोग का प्रसार किस जीवाणु के कारण होता है। मैंने आपको क्या बोला, जितने भी हम ये रोग देख रहे हैं ये किसके द्वारा फैलते हैं, उनके नाम क्या है, ये आपको याद होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में बहुत क्वेश्चंस बनते हैं। क्वेश्चन 2 कहता है, 2 से 5 वर्ष तक के बच्चों में वायु के माध्यम से फैलने वाला रोग कौन सा, भी जस्ट हमने पढ़ा, जिसका प्रभाव गले पर पड़ता है। नंबर 3 क्वेश्चन कहता है, कुकर खांसी का, जो कुकर खांसी है, इसका उद्भवन काल बताइए। अभी जस्ट ही हमने पढ़ा। तो आई होप इन क्वेश्चंस के आपने स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे और इनको आप सॉल्व करेंगे, आपसे बहुत ईजिली क्वेश्चन सॉल्व भी हो जाएंगे। तो ये तो हमने देख लिया काली खांसी, कुकर खांसी के बारे में। अब जो दूसरा हमारा संक्रामक यानी कि फैलने वाला रोग है, कौन सा है, कड़फेर या गलसुआ जिसको हम बोलते हैं, इसके बारे में हम देख लेते हैं। तो कड़फेर को सामान्य भाषा में गलसुआ एवं कनपेड़ा तथा अंग्रेजी में मम्पस भी कहा जाता है। अंग्रेजी में इसको क्या कहते हैं, मम्प्स भी कहा जाता है। इसका संक्रमण भी वायु के माध्यम से होता है। यह तीव्र संक्रामक रोग है
जो बच्चों को युवा अवस्था से पूर्व की आयु के बच्चों को विशेष रूप से प्रभावित करता है। इस रोग का प्रभाव शीत ऋतु में अधिक होता है। इसका उद्भवन काल कितना है? इस रोग का उद्भवन काल 24 से 48 घंटे में ही हो जाता है। आप बताइए, उद्भवन काल हमने पढ़ा था, उद्भवन काल से क्या तात्पर्य है? उद्भवन काल किसको कहते हैं, यानी कि बताइए कमेंट करके। हमने पढ़ा था ना उद्भवन काल के संप्राप्ति का, उद्भवन काल और संप्राप्ति काल के बारे में हमने पढ़ा था कि क्या है, किसको कहते हैं, तो बताइए कमेंट करके अगर आपने क्लास देखी है तो। अब देख लेते हैं इस रोग के कारण एवं संक्रमण कैसे हैं, कैसे होता है। देखिए, इस संक्रामक रोग के रोगाणु मनुष्य की लार में उपस्थित होते हैं। जो हमारा सलाइवा होता है ना, उसके अंदर पाए जाते हैं। इस रोग का संक्रमण रोग से ग्रस्त व्यक्ति के संपर्क से एवं उसके थूक के कणों के शरीर में प्रवेश से होता है। इस रोग का सर्वाधिक प्रभाव शैशवावस्था में पड़ता है, जिस कारण बच्चा दूध नहीं पीता तथा पीड़ा एवं भूख से बिलखता है। इस परिस्थिति में बच्चे को बाल रोग विशेषज्ञ को दिखाना चाहिए। यह रोग प्रायः सर्दी के मौसम में अधिक होता है। अब इस रोग के प्रमुख लक्षण देख लेते हैं। इस रोग के प्रमुख लक्षण निम्नलिखित है। नंबर 1 है, इस रोग से ग्रस्त व्यक्ति के कान के आगे पीछे और जबड़े के कोनों में सूजन उत्पन्न हो जाती है। नंबर 2, जिह्वा की ग्रंथियों में भी सूजन उत्पन्न हो जाती है। नंबर 3 है, सूजन के कारण खाने पीने में कठिनाई होती है। नंबर 4, सूजन 1 से 2 सप्ताह तक रहती है। सूजन कम होने के साथ ज्वर भी कम होता है। तो ये तो हमने देख लिया कड़फेर या गलसुआ के लक्षण। अब इसका उपचार किस तरीके से हम कर सकते हैं वो हम देख लेते हैं। नंबर 1 है, इस रोग से उपचार में नंबर 1 देखते हैं, रोगी बच्चे को अन्य बच्चों के संपर्क से दूर रखना चाहिए। नंबर 2, रोगी बच्चे को इस रोग का टीका लगवाना चाहिए। नंबर 3 है, अधिक तकलीफ होने की स्थिति में गर्म पानी में पोस्त के दाने उबालकर कपड़े द्वारा सूजे भाग की सिकाई करनी चाहिए। और नंबर 4 है, रोगी को गर्म पानी में नमक डालकर कुल्ले करना चाहिए। तो इन सारे तरीकों को अपना करके जिसको भी कड़फेर या गलसुआ हुआ है, आप जो है उनका उपचार एवं बचाव कर सकते हैं।